हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मीनिंग को समझे, फैमिली प्लानिंग को समझे, इसके बाद जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़े, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन के बारे में पढ़े, एमनियोसेंटेसिस भी पढ़ लिए। इसके बाद इनफर्टिलिटी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़े। हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़े और इसके बाद हम लोग सरोगेसी के बारे में पढ़े। यानी कि हमारे इस चैप्टर का टोटल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बता दें कि ये जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है ये बिल्कुल नया फ्रेश रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ये कुछ महीना पहले का रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। ज़्यादा करके क्या होता है कि हमको जिस दिन वीडियो अपलोड करना रहता है या तो हम उसी दिन वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं या फिर एक दिन पहले रिकॉर्ड किया और अगले दिन उसको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है ये कुछ महीना पहले का रिकॉर्ड किया गया वीडियो है और ये वीडियो 2 पार्ट में है। हम लोग टोटल इस चैप्टर में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 20 ऑब्जेक्टिव है और फिर सेकेंड पार्ट में फिर 20 ऑब्जेक्टिव है। तो ये 2 पार्ट में आज का वीडियो रहेगा और जिस समय स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला जाएगा उसी समय स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ रीजन से हम न्यू फ्रेश रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पुराने वीडियो का सहारा ले रहे हैं। और जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पर जिस तरह से हम लोग नया वीडियो बनाते हैं उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है? उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी कुछ पुराने वीडियो को हम लोग देख लेते हैं और जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला जाएगा उसी समय स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारा ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1951 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। यहाँ इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से ए नंबर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, बी प्रति व्यक्ति की आय ज़्यादा हो जाएगी, सी जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और डी सभी। तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। यहाँ भी आंसर होगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक पुरुष से संबंधित है? ए नंबर है ओरल पिल, बी नंबर ट्यूबेक्टोमी, सी वासेक्टोमी और डी नन ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं कि ओरल पिल जो मुखीय गोली होता है उसे महिलाएं खाती है। ट्यूबेक्टोमी जो है वो स्त्री नसबंदी है, स्त्री बंध्याकरण, जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके धागे से बांधा जाता है। तो ये दोनों तो हो गया फीमेल से रिलेटेड। फिर है वासेक्टोमी, ये पुरुष नसबंदी है जिसमें कि मेल के वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांधा जाता है। तो इनमें से पुरुष से संबंधित है सी वासेक्टोमी, ठीक है? सी नंबर होगा इसका सही आंसर। इसके बाद है बर्थ कंट्रोल के उपाय हैं। बर्थ कंट्रोल के उपाय हैं, ए नंबर हार्मोनल मेथड, बी नंबर नेचुरल मेथड, सी नंबर फिजिकल मेथड और डी है ऑल। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कि हार्मोनल मेथड होता है जिसमें फीमेल हार्मोन वाला टैबलेट खाती है, ओरल पिल्स का यूज़ करती है। फिर है नेचुरल मेथड, ये भी हम लोग पढ़े थे। और जो हम लोग बैरियर मेथड पढ़े थे जिसमें कॉन्डोम वगैरह सब का यूज़ किया जाता है वही कहलाता है फिजिकल मेथड। तो यहाँ पर बर्थ कंट्रोल का कौन कौन सा मेथड है? तो यहाँ तो सभी है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल। फिर है बर्थ कंट्रोल की एक विधि है GIFT, ZIFT, IVF और IUD। बर्थ कंट्रोल की कौन सी विधि है? यहाँ पर A, B और C जो है ना
ये बच्चे के जन्म का तरीका होता है कि बच्चे का जन्म कैसे होगा। अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा तो उसे बच्चा कैसे होगा उसके लिए होता है। और ये जो डी नंबर है IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये है बर्थ कंट्रोल करने की विधि, यानी कि अगर संतान नहीं चाहिए तो फिर IUD टेक्निक का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर रिलीजिंग IUD में कॉपर आयन का क्या फंक्शन होता है। जो कॉपर रिलीजिंग IUD होता है उसमें कॉपर आयन का क्या यूज होता है, क्या फंक्शन होता है। ए नंबर है यह गेमेटोजेनेसिस को रोकता है, बी है यह यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बनाता है, सी यह ओव्यूलेशन को रोकता है, और डी यह स्पर्म मोटिलिटी तथा स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करता है। यहाँ आंसर होगा डी नंबर कि यह स्पर्म मोटिलिटी को कम करता है, मतलब स्पर्म की गति को कम करेगा। जैसे स्पर्म जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा ना तो फिर स्पर्म का गति कम हो जाएगा और स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी, उसमें स्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता होती है उसे भी कम कर देता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हार्मोन रिलीजिंग IUD है। IUD कई प्रकार का होता है तो कौन हार्मोन रिलीजिंग IUD है। मल्टीलोड 375, LNG 20, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। तो यहाँ पर हार्मोन रिलीजिंग IUD है बी नंबर LNG 20। फिर है एमनियोसिंथेसिस एक विधि है, एमनियोसिंथेसिस एक विधि है। ए नंबर है बच्चों में आवश्यक एमिनो एसिड ज्ञात करने के लिए, बी नंबर है इम्ब्रायो में अबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए, सी है इम्ब्रायो को पोषण यानी भोजन प्रदान करने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा इम्ब्रायो में अबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए, यानी कि जन्म से पहले जो बच्चा है क्या हुआ, कोई आनुवंशिक रोग से ग्रसित है, इसका पता लगाने के लिए एमनियोसिंथेसिस जांच किया जाता है। फिर है एमनियोसिंथेसिस द्वारा डेवलपिंग फीटस में किसका पता नहीं किया जा सकता है। जो एमनियोसिंथेसिस जांच है अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है या डेवलपिंग जो फीटस है यानी कि यूट्रस के अंदर जो बच्चा है उसमें हम किसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो ऑप्शन है सेक्स ऑफ फीटस, ये तो पता लगा सकते हैं, डाउन सिंड्रोम ये भी पता लगा सकते हैं, जॉन्डिस और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं। तो किसका पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये है जॉन्डिस। जॉन्डिस बीमारी अगर जन्म के पहले बेबी में होगा तो हम इसका पता एमनियोसिंथेसिस जांच के द्वारा नहीं लगा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टेरेक्टोमी किसका सर्जिकल रिमूवल है। हिस्टेरेक्टोमी किसका सर्जिकल रिमूवल है। ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, मेमोरी ग्लैंड और है यूट्रस। तो याद रखना है कि कभी कभी फीमेल के यूट्रस में अगर कैंसर हो जाता है या फिर और भी किसी तरह का कुछ खतरनाक बीमारी हो जाता है जो कि अब लगभग ठीक नहीं होने वाला है, तो फिर उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, उस यूट्रस को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यूट्रस को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो जैसे यूट्रस को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा तो इसे बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी किसका सर्जिकल रिमूवल है, याद रखना आंसर होगा यूट्रस। ठीक है, तो अभी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, अभी हम हटते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हम तुरंत अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। निम्न में कौन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। ट्यूबेक्टोमी, कॉन्डोम, लिपेस लूप, पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो याद रखना है यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं है। बाकी ट्यूबेक्टोमी, कॉन्डोम, लिपेस लूप ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, लेकिन डी नंबर पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये मुख्य रूप से जब बेबी का जन्म होता है तो उस समय स्रावित होता है और इसका काम है
यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को उत्पन्न करना ताकि बेबी बॉडी के बाहर आ सके, और वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है ये किडनी पर फंक्शन करता है, किडनी पर ये कार्य करता है, और इसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस कॉन्ट्रासेप्शन को सबसे अधिक अपनाया जाता है? सर्वाइकल कैप्स, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम या फिर आईयूडी। तो अपने देश में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो है आईयूडी, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर। फिर क्वेश्चन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको हम बोलते हैं? यूट्रस को छोड़कर अन्य भाग में इम्प्लांटेशन, यूट्रस में इम्प्लांटेशन, हार्मोन में गड़बड़ी से अबॉर्शन, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी के साथ प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम उसको बोलते हैं अगर यूट्रस को छोड़ करके किसी और भी भाग में, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, तो हम उसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के कितने सप्ताह तक एमटीपी सुरक्षित तरीके से हो सकता है? 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 12 सप्ताह, यानी कि जो प्रथम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरुआती जो 3 महीना होता है, प्रेगनेंसी का जो शुरुआती 3 महीना होता है, यानी कि 12 सप्ताह के अंदर अंदर एमटीपी यानी अबॉर्शन कराना सुरक्षित रहता है। इसके बाद वो बच्चे के लिए, तो बच्चे को तो खैर मारना ही चाहता है कोई, लेकिन कि वो माँ के लिए भी खतरनाक हो जाता है, इसलिए 12 सप्ताह तक में सुरक्षित तरीके से एमटीपी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है, बर्थ कंट्रोल की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो बर्थ कंट्रोल की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो कौन है? अबॉर्शन, ओरल पिल्स, कंडोम या फिर स्टेरिलाइजेशन यानी कि बंध्याकरण। तो जन्म नियंत्रण की जो सबसे प्रभावी, जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो है डी नंबर, स्टेरिलाइजेशन यानी कि बंध्याकरण। एक बार अगर बंध्याकरण करा लिया जाए तो फिर दोबारा बेबी होता नहीं है, बाकी जो मेथड रहता है उसे फेल होने का भी चांस रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेल में लो स्पर्म काउंट है यानी कि स्पर्म कम बन रहा है, सीमेन में स्पर्म का नंबर बहुत कम है, तो किस तकनीक द्वारा फर्टिलाइजेशन को सुटेबल बनाया जा सकता है? ए नंबर है गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र GIFT, जिसे हम गिफ्ट बोलते हैं। बी नंबर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI। सी है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। और डी है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT। अगर लो स्पर्म काउंट है, अगर स्पर्म मेल में बहुत कम बन रहा है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी AI टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिसमें इस सीमेल को फीमेल के या तो वजीना के टॉप पर या फिर उसके यूट्रस यानी फीमेल के यूट्रस तक इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में IVF के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया जाता है। ध्यान से समझना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में IVF के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया जाता है। IVF का मतलब जब बॉडी के बाहर यानी कि लैब में फर्टिलाइजेशन होता है, मेल के स्पर्म को लिया गया, फीमेल के ओवम को निकाला गया और लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो हम इसको बोलते हैं IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो IVF के अंतर्गत कौन सा स्ट्रक्चर है जिसे हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं? तो IVF के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया जाता है ओवम इनटू दी फेलोपियन ट्यूब, यानी ओवम को फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं। जायगोट इनटू दी फेलोपियन ट्यूब, जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं। जायगोट इनटू दी यूट्रस, जायगोट को यूट्रस में डालते हैं। या फिर एम्ब्रायो विथ 16 ब्लास्टोमेयर्स इन दी फेलोपियन ट्यूब, यानी कि एम्ब्रायो को 16 सेल्ड कंडीशन में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर, जायगोट इनटू दी फेलोपियन ट्यूब। यानी कि जब IVF होगा यानी कि बॉडी के बाहर एक्सटर्नल, जब बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद हम बताए थे कि अगर उस जायगोट में जैसे डिवीजन हुआ तो 8 सेल्ड एम्ब्रायो तक में अगर हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फेलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 से ज़्यादा सेल का स्टेज बन चुका है तो फिर उसे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल बॉडी में तो फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं।
तो ये दो तरीका है, या तो 8 सेल कंडीशन में ट्रांसफ़र कर दें फेलोपियन ट्यूब में, या फिर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है तो फिर हम उसे फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है जायगोट इनटू दी फेलोपियन ट्यूब, तो रियल में ये जायगोट नहीं होता है। जब 8 सेल तक का एम्ब्रायो रहता है ना, तो हम उसे जायगोट भी मान लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जायगोट है नहीं, वो एम्ब्रायो है, अर्ली कंडीशन में है, 8 सेल उसमें बन चुका है, लेकिन फिर भी हम उसे जायगोट बोल देते हैं, लेकिन कि वह एक्चुअल में जायगोट होता नहीं है। जायगोट में डिवीजन हो चुका होता है, लगभग 8 सेल एम्ब्रायो बन चुका होता है, इसलिए आंसर होगा जायगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। फिर है IVF के बाद किस स्टेज में यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। IVF के बाद किस स्टेज में यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। जायगोट, क्या जायगोट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक्चुअल में जायगोट को तो ट्रांसफ़र करते हैं नहीं। एम्ब्रायो एट 4 ब्लास्टोमियर्स स्टेज, एम्ब्रायो जिसमें कि 4 ब्लास्टोमियर बन चुका है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रायो एट 2 ब्लास्टोमियर्स स्टेज, एम्ब्रायो जिसमें कि 2 ब्लास्टोमियर बन चुका था उसको ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर मोरुला, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, तो मोरुला। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि 8 से 16 सेल्ड एम्ब्रायो को हम लोग मोरुला बोलते हैं और उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। 8 से 16 सेल्ड वाले एम्ब्रायो को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं, और उसी को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 19 नंबर, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या चीज़ को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को, ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को, या फिर नन। तो ये जो कॉपर टी है ये कई तरह से कार्य करता है। कॉपर टी ओव्यूलेशन के टाइमिंग को गड़बड़ाने का काम करता है, कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को भी रोकने का काम करता है। यदि कभी कभी फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो ये कॉपर टी इम्प्लांटेशन को भी रोक देता है। लेकिन कि सबसे जो बेस्ट आंसर है वो है फर्टिलाइजेशन। अगर ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं रहेगा तो फिर हम चुनेंगे इम्प्लांटेशन। ध्यान से सुना क्या बोल रहे हैं, अगर ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं रहेगा तो फिर हम चुनेंगे इम्प्लांटेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन है तो सबसे जो सही आंसर है वो होगा फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना है कि कॉपर टी क्या चीज़ को रोकता है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो फिर हम चुन लेंगे इम्प्लांटेशन। फिर है सहेली ओरल पिल प्रयोग की जाती है। जो सहेली नाम का जो टेबलेट होता है, जो गर्भ निरोधक गोली है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, उसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है, रोज़ाना, डेली, साप्ताहिक, वीकली, तिमाही, क्वार्टरली, या फिर मासिक, मंथली। तो याद रखना कि सहेली नाम का जो ओरल पिल होता है इसे साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार यूज़ किया जाता है। तो वीकली यानी कि सहेली नाम का जो ओरल पिल है इसे सप्ताह में एक बार यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे और अभी हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, हमको थोड़ा लिखने में परेशानी होती है, तो हम जल्दी से नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं और फिर इस चैप्टर में और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो बाद में हम लोग जब चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो फिर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से बताएंगे, या फिर जब नोट्स देंगे अगर कभी हम, तो फिर नोट्स में और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को हम शामिल करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और हम लोग जल्द ही जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले 1 से 2 दिन में, हम लोग मिलने वाले हैं जेनेटिक्स के टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। अभी जाना नहीं है, आज का ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो देखे, पार्ट 2 वीडियो हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे। हम लोग अभी 20 ऑब्जेक्टिव देखे, 20 और ऑब्जेक्टिव आना बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो, क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम बताए थे कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जो नहीं देख पाए हैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा चैप्टर नोट्स के साथ भी पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के प्ले लिस्ट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पूरा चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर दिए थे।
आज के वीडियो को हम इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो मान के चल रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्न में कौन सा बर्थ कंट्रोल डिवाइस स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? जन्म नियंत्रण की विधि जो स्त्री के द्वारा यूज नहीं किया जाता है उसको चुनना है। डायफ्राम, ओरल पिल, निरोध, कॉपर टी। तो हम जानते हैं कि डायफ्राम, ओरल पिल और कॉपर टी ये तीनों तो फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है और निरोध मेल के द्वारा यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा नहीं। इसलिए आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा टेस्टिस को हटाना कहलाता है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करने का तो बहुत सारा विधि है, लेकिन यदि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सर्जिकल मेथड के माध्यम से पुरुष के टेस्टिस को ही हटा दिया जाए, टेस्टिस को ही हटा दिया जाए, हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन यदि टेस्टिस को हटा दिया जाए तो हम इस मेथड को क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी और वासेक्टोमी। तो याद रखना है कि अगर टेस्टिस को हटा दिया जाए तो इस घटना को हम कहते हैं कैस्ट्रेशन, इसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। इसके बाद है, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक, फिर है अबॉर्टिव एजेंट यानी कि गर्भपात करने वाले कारक के रूप में, उसके बाद है एमनियोसिंथेसिस और एक है म्यूटाजेन। तो RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है अबॉर्शन कराने के लिए, यानी कि जो अबॉर्टिव एजेंट है इसके रूप में इस दवा का यूज किया जाता है, यानी कि गर्भपात MTP, जन्म से पहले जो बच्चे को नष्ट किया जाता है जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं, तो अबॉर्शन कराने के लिए ही RU 486 का यूज किया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा अबॉर्टिव एजेंट, यानी अबॉर्शन कराने के लिए जो कारक है उसके रूप में इस दवा का हम यूज करते हैं। इसके बाद है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI जो कि लखनऊ में है द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? तो ऑप्शन है मालाडी, कंबाइंड पिल, सहेली या फिर कंडोम। तो ये जो CDRI जो कि लखनऊ का एक इंस्टीट्यूट है, यहां पर बनाया गया था सहेली नाम का दवाई। ठीक है, तो सहेली नाम का जो गर्भ निरोधक गोली है ये CDRI संस्था लखनऊ में बनाया गया था। इसके बाद है, निम्न में कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? गोनोरिया, एड्स, ट्राइकोमोनियसिस और सिफिलिस। तो रेट्रोवायरस हम कहते किसको है? वह वायरस जिसका कि हेरिडिटरी मटेरियल केवल RNA होता है, उसमें DNA नहीं होता है, केवल RNA होगा, तो हम ऐसे वायरस को कहते हैं रेट्रोवायरस। और ये जो एड्स बीमारी है, तो एड्स बीमारी किसके वजह से होता है? HIV वायरस के कारण। और HIV वायरस जो है ये खुद रेट्रोवायरस है। HIV वायरस जो होता है ये रेट्रोवायरस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि HIV वायरस के पास DNA नहीं होता, उसमें केवल RNA होता है। तो रेट्रोवायरस द्वारा होने वाला जो बीमारी है यहाँ पर हो जाएगा B नंबर, एड्स। इसके बाद देखते हैं क्या है, निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड नहीं है? जो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है उसको चुनना है। कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, वासेक्टोमी और लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो यहाँ पर जो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है वो है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या करते हैं कि मेल के वास डिफरेंस को कट किया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण टेस्टिस का स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर निकल नहीं पाता है और वह जो मेल होगा उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो ये सर्जिकल मेथड में आता है, ये नेचुरल मेथड में नहीं आएगा, और बाकी ये तीनों जो है ये नेचुरल मेथड में आता है। इसके बाद है, लैक्टेशनल एमिनोरिया संबंधित है। पहले जान लेते हैं कि लैक्टेशनल एमिनोरिया होता क्या है। अगर कोई स्त्री अपने नवजात बच्चे को लगातार स्तनपान कराती है, लगातार दूध पिलाते रहती है, तो उसमें कुछ महीने तक यानी कि 4, 5, 6 महीने तक ओवम का विलेशन नहीं होता है, और इस बीच में यदि उसमें कॉपुलेशन होगा
तो उसमें बच्चे का जन्म लेने का संभावना नहीं रहता है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया संबंधित है क्या चीज से, टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर एसटीडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि जब तक माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिला रही है तब तक उसमें ओवम का विलेशन नहीं होगा और तब तक बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब दूध पिलाना बंद कर देगी और तो फिर उस टाइम में फिर ओव्यूलेशन होगा और उसके बाद फिर उसमें बच्चे को जन्म देने की क्षमता आ जाएगी। इसलिए आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर। इसके बाद है जन्म पूर्व इम्ब्रायो को जांचने की विधि है। जन्म से पहले इम्ब्रायो को जो जांच किया जाता है, भ्रूण का जो जांच किया जाता है कि इम्ब्रायो में कोई बीमारी तो नहीं है या फिर उसका लिंग क्या है, वो बच्चा लड़का है या लड़की है, इस बात का जो जांच किया जाता है, ये कौन सा विधि है। तो लेप्रोस्कोपी, एमनियोसेंटेसिस, एब्स्टिनेंस और क्वाइटस इंटरेप्टस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, एमनियोसेंटेसिस। यानी एमनियोसेंटेसिस वह जांच है जिसके द्वारा जन्म के पहले इम्ब्रायो का जांच किया जाता है और इस जांच से पता चलता है कि जो बच्चा है ये किसी आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है या फिर बच्चे का लिंग क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है, इस बात का पता एमनियोसेंटेसिस जांच से किया जाता है। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में सत्य है। क्या सत्य है, मादा के जननांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि, नहीं ये तो नहीं होगा। फिर जन्म पूर्व शिशु को इनक्यूबेटर में रखना, ये भी नहीं होगा। फिर जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ये तो ठीक है। निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर, नहीं ये नहीं होगा। यहां आंसर हो जाएगा सी नंबर, जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा प्रयोगशाला में, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर बनने वाले इम्ब्रायो को डाल दिया जाता है फीमेल के यूट्रस में। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो है वो होगा जननांग के बाहर, लेकिन कि जो परिवर्धन है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, इम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होगा वो होगा गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में। इसलिए आंसर होगा सी नंबर। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन, जो गर्भ निरोधक गोली है उसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, ओव्यूलेशन रोकता है, एस्ट्रोजन का दमन करता है। दमन करने का मतलब है एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को कम कर देगा, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक देता है, या फिर सारा काम करता है ऑल। तो याद रखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी जो गर्भ निरोधक गोली है, जो टेबलेट होता है, जो जिसे महिलाएं खाती है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रहेगा और वो क्या काम करेगा, ये ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है। इन जितना भी गर्भ निरोधक गोली है जो महिलाएं खाती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा और इस हार्मोन का काम है उसमें ओव्यूलेशन को रोकना, और इस वजह से बर्थ कंट्रोल हो जाता है। जब तक टैबलेट खाया जाएगा तब तक बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तुरंत अभी अगले पेज के साथ वापस आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है, आधुनिक समय में विश्व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि, विश्व वातावरण का गर्म होना, जीवन यापन का उच्च तरीका। तो आधुनिक समय में विश्व जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है इसका मेन कारण है मृत्यु दर में कमी। अभी के समय में हर देश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी हो चुकी है कि मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई है और इस वजह से विश्व जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद है विश्व जनसंख्या विस्फोट का कारण है अच्छी स्वास्थ्य देखभाल, बढ़ा हुआ कृषि उत्पाद, अधिक व्यवसाय और कम युद्ध।
तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल। यानी कि ये जो पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मेन कारण क्या है? तो अच्छी स्वास्थ्य देखभाल। यानी कि लगभग क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन की जो ऑप्शन है उसके आधार पर हम चुन रहे हैं। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में चुन लिए मृत्यु दर में कमी, और नीचे वाले ऑप्शन में इस तरह का पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पर है अच्छी स्वास्थ्य देखभाल। यानी कि जब स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने लगी लोगों को, तो मृत्यु दर में कमी आ गई और जनसंख्या बढ़ गया। इसके बाद है वासेक्टोमी में किस नली को काटा जाता है? फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, वासा इफरेंसिया और यूरिथ्रा। तो वासेक्टोमी पुरुष में होने वाला नसबंदी है, और इसमें हम वास डिफरेंस को कट करते हैं। यानी वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण टेस्टिस का जो स्पर्म है वो बॉडी के बाहर आ नहीं पाता है। इसके बाद है ट्यूबेक्टोमी में किस नली को काटा जाता है? फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, वासा इफरेंसिया या फिर ओवरी। तो ट्यूबेक्टोमी तो महिला बंध्याकरण है, और इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण ओवरी में बना हुआ इस ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ नहीं पाता है। इसके बाद है आईवीएफ द्वारा निर्मित 16 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रायो को ट्रांसफर किया जाता है। यानी 16 से अधिक ब्लास्टोमियर बन चुका है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में जब फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा उसको बोलेंगे आईवीएफ। तो जायगोट बना, और जायगोट से फिर एम्ब्रायो बना, वो एम्ब्रायो 16 से अधिक ब्लास्टोमियर का बन चुका है, तो उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? फिमरी में, सर्विक्स में, यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में? यहाँ आंसर होगा सी नंबर, यूट्रस में। याद रखना है कि या तो जायगोट ही हो या फिर 8 सेल्ड एम्ब्रायो, 8 कोशिका का बना हुआ जो एम्ब्रायो है, अगर 8 सेल्ड एम्ब्रायो तक को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है तो उसको फिर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूट्रस में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में किसे आईवीएफ के पश्चात फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है? जायगोट या 8 सेल्ड एम्ब्रायो, 32 सेल्ड एम्ब्रायो, केवल जायगोट, केवल 8 सेल्ड एम्ब्रायो। तो याद रखना है कि आईवीएफ के पश्चात, यानी कि प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन कराया गया, इसके पश्चात फैलोपियन ट्यूब में हम किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? तो या तो हम जायगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर 8 सेल्ड एम्ब्रायो तक को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोनों को ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, या तो हम तुरंत जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं या फिर 8 सेल्ड वाले एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है तो फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? तो फिर ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में। और ऐसा नहीं कि हम केवल जायगोट को ट्रांसफ़र करेंगे या केवल 8 सेल एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि जायगोट को भी और 8 सेल्ड एम्ब्रायो को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद है विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है लुइस जॉय ब्राउन, कानुप्रिया अग्रवाल, दोनों या नन। तो अगर वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो वो है लुइस जॉय ब्राउन। इंग्लैंड में जन्म हुआ था। उसके बाद कुछ मंथ के बाद भारत में भी कानुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है तो लुइस जॉय ब्राउन, कानुप्रिया अग्रवाल, दोनों या नन। तो भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है कानुप्रिया अग्रवाल। इसके बाद आर्ट ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या? ये वह टेक्निक है जिसके द्वारा बंध्य दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? IVF, जिफ्ट, गिफ्ट या फिर ऑल। तो यहाँ पर ये जो IVF, जिफ्ट, गिफ्ट है, ये तीनों वह टेक्निक है जिसके द्वारा बंध्य दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो आर्ट के अंतर्गत ये तीनों आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद है निम्न में कौन वायरस द्वारा उत्पन्न STD है? वायरस द्वारा उत्पन्न STD गोनोरिया, सिफिलिस,
इसके बाद है जेनेटल हर्पिस और फिर ये ट्राइकोमोनियासिस। तो इसमें जो है गोनोरिया और सिफिलिस ये तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला है, और ट्राइकोमोनियासिस तो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला है, और जेनेटल हर्पिस वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एसटीडी है। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा जेनेटल हर्पिस। याद रखना, एक जेनेटल हर्पिस वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एसटीडी है। तो अभी इस चैप्टर में हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा हुआ। जैसा कि हम बताए कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो बन चुका है, एक बहुत पहले बना हुआ था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसमें हम 20 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, और आज हम 21 से स्टार्ट किए। आज भी टोटल 20 क्वेश्चन ही बताए, तो दोनों मिलाकर के हो गया 40 क्वेश्चन। ये चैप्टर छोटा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर छोटा है, और इसमें 40 क्वेश्चन काफ़ी है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो आप सब इस 40 क्वेश्चन का तैयारी बढ़िया से कीजिएगा और निश्चित रूप से एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम लोग अब अगले क्लास में जेनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलने वाले हैं। तो हम लोग 1 से 2 दिन में जेनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आपने सुना कि हम लोग जेनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो रियल में हम लोग जेनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उस समय उसके बाद जेनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, लेकिन आज समय अलग है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग अभी तक में पढ़ लिए हैं कौन कौन सा चैप्टर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़े, इसके बाद सेकेंड चैप्टर को रोक दिए थे। थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे, ऑनलाइन में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कि हमको जैसे मौका मिलेगा हम जरूर पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े ऑनलाइन में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जेनेटिक्स स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बता दें कि यदि आपको नोट्स लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी, ग्रुप आएगा और आप खुद से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, और जब तक आप वीडियो देखिएगा हो सकता है कि टेलीग्राम ग्रुप पर इस चैप्टर का पूरा PDF आपको मिल जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर मेरे हाथ का बनाया हुआ कुछ पिक्चर मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के वीडियो के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।